आज की इस संध्या में भेंट वार्ता सत्यम शिवम सुंदरम में हमारे बीच साहित्य रचनाकार हैं जिनकी रचना सीधे दिल तक पहुंचती है। तो आइए इस सफर में हम सभी प्रवेश करते हैं और हमारे जो आमंत्रित रचनाकार हैं उनका संक्षिप्त परिचय मैं आप सबों से करवाना चाहती हूँ। हमारे आज के अतिथि रचनाकार में डॉक्टर आशा मेहर किरण, जो कि शब्द बीना छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने एमए समाजशास्त्र विषय में एमए किया है और यह अभी वर्तमान समय में इनका जो कर्म स्थल कहा जाए वह रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। इनकी लेखनी विधा जो है वह नई कविता, लेखन, कहानी, नाटक, छंद, लेख, लघु कथा, ये सारी चीजें हैं। और ये इनकी जो रचनाएं हैं वह हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में अ, लिखी जाती है। इनकी अगर संप्रति की बात करें तो यह साहित्य और समाज व राष्ट्र सेवा में इनकी भागीदारी अहम है। इनके प्रकाशधीन कृति की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा में है। छत्तीसगढ़ के भाजी खाले, बेटी मैं तोला के इसे पढ़े हूँ, आस की किरण। मैम के बारे में बहुत सारी इनकी कृतियां, बहुत सारे इनको सम्मानित किया गया है। अ, मैं अभी तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं मैम के बारे में कोशिश करूंगी कि कुछ बातें मैं आप सबों के समक्ष रख सकूं। इनके द्वारा जो प्रकाशित विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में अ, इनके जो साझा संकलन है वह 150 से अधिक है और इन्हें साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 500 से भी अधिक सम्मान प्राप्त हैं। इनके इनकी अगर छंद सृजन की बात की जाए तो 200 से अधिक इन्हें सम्मान पत्र मिला है। अब मैं इस भेंट वार्ता को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। अ, मैम, अनुमति है? बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। नमस्ते मैम। अम, कहा जाता है कि यह जो एक मंच है, यह कहीं ना कहीं हमारी भाषा, साहित्य और शिक्षा का मंच है। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सबों के समक्ष 4 लाइनें रखना चाहूंगी जो माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित होंगी। इसके बाद स्वागत मैं स्वागत मैम है। के मैम के आशीर्वचन और उनके विचारों से हम सभी अवगत होंगे। जी, स्वागत। तो पंक्ति इस प्रकार है। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, तेरी कृपा से मिटे अंधेरी। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, तेरी कृपा से मिटे अंधेरी। अक्षर अक्षर में वास तुम्हारा, शब्द शब्द में तेरा बसेरा। अक्षर अक्षर में वास तुम्हारा, शब्द शब्द में तेरा बसेरा। तो अब बहुत मैं बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और मैम के बारे में अ, मैम से कुछ उनके विचार को जानने के पहले उनके बारे में कुछ और चीजें मैं आप सबों के समक्ष रखना चाहती हूँ। मैम के द्वारा जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं उसमें से प्रमुख कुछ संकलन इस प्रकार से हैं। छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार, 21वीं सदी की श्रेष्ठ हिंदी कविताएं,
श्रेष्ठ प्रेम माला, किरण, साहित्य प्रसंग। मैम, इतनी सारी अ, अ, इतनी सारी संकलन और इतने सारे साहित्य, इतनी सारी रचनाएं। अ, मैं आपके समक्ष मैं क्या पूछूं, लेकिन मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मैम, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपको इस क्षेत्र में आने के लिए आप कहाँ से, मतलब किससे आप, आपको अनुभूति किससे हुई है, आप कैसे इस क्षेत्र में आना चाहें? जी, साहित्य के क्षेत्र में आना मेरा स्कूल के समय से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवेदनशील मेरी भावनाएं हैं। तो जब भी कोई अच्छाई हो, खुशी हो या दुख हो, तो मन ही मन कुछ लिखने का प्रयास करती थी स्कूल के समय से ही। और मेरे हर कॉपी, हर पेज में कहीं ना कहीं 2 लाइन 4 लाइन लिखना शुरू करती थी मैं। मेरी आवाज़ आ रही है मैडम? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो शब्द वीणा के इस कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम को मैं नमन करती हूँ। डॉक्टर प्रियदर्शनी मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया है। और सिर्फ अपने क्षेत्र ही नहीं, पूरे भारत में उन्होंने अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिसका परिणाम आज मैं और आप भी जुड़े हैं इस वार्ता में। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शब्द वीणा के पटल को मैं नमन करती हूँ पहले। तो मैं ये बता रही थी कि मैं स्कूल के ज़माने से ही लिखती थी, लेकिन शादी के बाद यह सब बंद हो गया। कॉलेज में भी लिखती थी, स्कूल और कॉलेज के प्रोग्राम में भाग लिया करती थी। या किसी को जैसे हम बर्थडे की बधाई देते हैं, जन्मदिन की बधाई, शादी की बधाई, तो मैं स्वयं कार्ड बना के उसमें लिख के उनको प्रेषित करती थी। तो ये जो साहित्य के क्षेत्र का जो अंकुरण था, यह स्कूल के जमाने से ही शुरू हो चुका था। प्रकृति का सौंदर्य और अपने मन की भावनाएं, ये दोनों मुझे प्रेरित किए लिखने को। वाह, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप खुद से मोटिवेटेड थी, खुद आपके मन में आपकी अंतरात्मा इस क्षेत्र में आने को प्रेरित करती रही। ये तो बहुत ही अच्छा है। आपने जो, मैम आपने बताया कि आप शादी के बाद आप मतलब इस चीज को थोड़ा सा हाँ, मतलब रुका गया था। तो फिर कैसे फिर आपने इसको प्रारंभ किया? शादी के बाद क्या है, एक छोटी सी जगह पर कोरबा, जो सभी लोग जानते हैं, कोरबा जहाँ पर बिजली बनाया जाता है, कोयले का हम्म। खदान वगैरह है। यहाँ जी। मेरे मिस्टर नौकरी करते थे, जो बहुत छोटे से जगह है। जहाँ जैसे मैं लॉ कर रही थी, तो नाइट कॉलेज जाना भी बहुत मुश्किल होता था उस जमाने में। 1986 में मेरी शादी हुई, तो बहुत मुश्किल होता था कि 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर नाइट कॉलेज अटेंड कर सके। तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई और ये जो क्षेत्र था साहित्य का, ये भी छूट गया। और बिल्कुल गृहस्थ जीवन मैंने बिताया। तो 20 साल तक मैं घर में ही घरेलू काम में अपने आप को लगाती रही। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण गरीब महिलाओं को देती थी। और घर में ही, मतलब नौकरी करने की परमिशन मुझको नहीं मिली, तो घर में ही मैं बहुत अच्छा एक आयोजन करती थी महिलाओं के लिए, जहाँ निशुल्क सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देती थी। और मेरा भी बहुत मन करता था कि लोगों से जुड़े रहूं। 20 साल तक के मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन बाद में 2005 में मैं फिर से साहित्य के क्षेत्र में आई और संस्थाओं से जुड़ी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि जो हमारे समाज के, हम देवांगन समाज को बिलोंग करते हैं, तो देवांगन समाज के जो अध्यक्ष थे, वो, उनका आना जाना हमारे घर में था, जो रिश्ते में मेरे जीजा श्री भी लगते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो और बिल्कुल गृहस्थन बन के जी रही हो, कहीं कुछ पत्रिका में कुछ तो लिख के दो। तब मैंने हाँ कहा, लेकिन
लिख नहीं पा रही थी। तो फिर उन्होंने बहुत जोर दिया, मुझे बहुत जोर दिया कि कुछ तो लिखो। तब मैंने एक पहली कविता लिखी, जिसका शीर्षक था बेटी मैं तोला कैसे पढ़ूं हूँ। तो उन्होंने उस पत्रिका में उसे छपवाया, और उस पत्रिका को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारी संस्थाओं ने पढ़ा, और फिर मुझे अपनी अपनी समितियों में जोड़ने लगे। तो वहां से मैं फिर से अपने जीवन की शुरुआत की, साहित्य के क्षेत्र में आने की। और एक अंतराल बीता। हम्म। चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगी आप, तो मैं उसका जवाब दूंगी। कहानी बहुत मैं लंबी है मेरी। बिल्कुल मैम। मैम आपने कहा कि आपका यह 20 साल का अंतराल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है आपने लिखना छोड़ा, लेकिन समाज सेवा वो करती रही हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं आप समाज में समाज में से जुड़ी हुई रही हैं। समाज से अपने आप को अलग नहीं किया, किसी न किसी रूप में आप समाज से हमेशा जुड़ी रही, महिलाओं से जुड़ी रही, और किसी न किसी तरीके से अपनी सहभागिता को हमेशा देती रही हैं। ये काबिले तारीफ है इस अब के समय में, जहां आपने बोला कि आपको घर से आ, कहीं भी जॉब करने की परमिशन नहीं थी। जब घर से जॉब करने की परमिशन नहीं रहती है, तो एक महिला के लिए अ, वह जो क्षण होता है, काफी एक चुनौतीपूर्ण वह क्षण होता है कि वह करे तो क्या करे और कैसे करे। लेकिन उस स्थिति में भी आप लगातार संघर्ष करती रही, और ये अभी का ये वर्तमान समय तो सबके सामने है कि आप किस मुकाम पे पहुंची हैं। मैम अब आगे बढ़ते हुए मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ भाषा और इस वहाँ पे हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ये मध्य हम्म। प्रदेश में पहले था। इसका एक अंग छत्तीसगढ़ बना, तो ये 2000 में बना छत्तीसगढ़। उसके पहले मैं छत्तीसगढ़ी बोलना भी नहीं जानती थी। इसका कारण है कि मेरे पिताश्री बहुत सरकारी नौकरी में थे, तो बहुत सारे जगह उनका ट्रांसफर होते रहता था। और मेरा जन्म, और मैं क्लास 7th तक के अंबिकापुर में पढ़ी हूँ, जो सरगुजा तो था, लेकिन उस समय बिहार के लोग बहुत सारे वहाँ रहते थे, तो बिहारी भाषा और सरगुजिया भाषा और हिंदी, इनका मुझे ज्ञान था। छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं जानती थी। और आपको ताज्जुब होगा कि शादी के बाद जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब मेरे घर में जो बाई काम करती थी, मेड काम करती थी, वो उसके साथ मैं छत्तीसगढ़ी बोल बोल के छत्तीसगढ़ी बोलना सीखी। हालांकि मेरे पिता और माता जी आपस में एक दूसरे से छत्तीसगढ़ी बोलते थे, लेकिन हम सब भाई बहन हिंदी ही बोलते थे, समझ लेते थे छत्तीसगढ़ी, लेकिन बोल नहीं पाते थे। हाँ, और तब तो हिंदी का जो आपने पूछा कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी का क्या है, तो अभी जो छत्तीसगढ़ी सरकार है, वो अपने कामकाज के जो क्षेत्र हैं उसे छत्तीसगढ़ी में भी करने का विचार कर रही है। और छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अंक सूची में शामिल करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिसके लिए शब्दकोश बनाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में एमए हो रहा है, मतलब स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी, और ग्रेजुएशन में भी, स्कूलों में भी एक सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ी के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जो अभी अभी 2010 के बाद ये कार्य शुरू है। और राजभाषा आयोग का भी उन्होंने गठन किया है। और राजभाषा आयोग की तरफ से जितने भी छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार हैं, उनका सम्मेलन होता है। जो गीत लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, या शब्दकोश या 8वीं अंक सूची में आने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है, जिसका वार्षिक अधिवेशन भी होता है, और हम सब उसे उसमें शामिल होते हैं, जिसमें महिला तो मैम साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ी की, कहानीकार हैं। अभी हम लोगों ने एक किताब निकल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की जितनी महिला साहित्यकार हैं, जितने संगीतकार हैं, गायिका हैं, उनका जीवन परिचय छत्तीसगढ़ी में निकल रहा है।
मैम, आपने बताया कि वहाँ पे और भी साहित्यकार हैं जिनको आप जानती हैं, क्योंकि उनके साथ कई बार आपको साथ रहने का मौका मिला होगा, साथ मंच मिली होगी। तो उनके बारे में मतलब कुछ और उनके बारे में भी बताइए कि वो लोग कैसे, मतलब महिलाएं भी हैं उनमें या पुरुष भी हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे कवि भी हैं, साहित्यकार हैं जो लिखते हैं, मंचों में जाने वाले कवि भी हैं। उनमें से एक श्रेष्ठ कवि का नाम लेना चाहूंगी, जो मीर अली मीर साहब है। इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी में रचना करते हैं और प्रस्तुतिकरण रहती है उसकी। जो छत्तीसगढ़ का जो लय है वो पकड़ के वो जब गाते हैं तो लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, बहुत खींचे खींचे हो जाते हैं। तो उनको मैं आज मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और कोदूराम दलित जी जो आज नहीं है, उनके भी रचनाएं बहुत छत्तीसगढ़ी में बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। बहुत सारे साहित्यकार हैं जो, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं मुकुटधर पांडे जी। हालांकि उन्होंने छत्तीसगढ़ी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा है, और हम सब उनकी रचनाओं को पढ़े भी हैं। शायद आप सब भी पढ़े होंगे। किंसित कुसुम करके उनकी एक रचना थी, जो बालपुर रायगढ़ के एक बालपुर में उनका जन्म हुआ था। और छत्तीसगढ़ के वो बहुत ही अच्छे और प्रसिद्ध कवि हुए हैं। बिहारी लाल चौबे जी हैं, शिखर दास वैष्णव जी हैं, गोविंद राव जी हैं, प्यारे लाल गुप्त जी हैं, कोदूराम दलित जी हैं, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी हैं, श्यामलाल चतुर्वेदी, लखनलाल गुप्त, दानेश्वर शर्मा जी, जिनका छत्तीसगढ़ी में एक कॉलम हमेशा पेपर में आता रहता था। आज वो नहीं है, किंतु उनके साहित्य के माध्यम से वे जीवित हैं। पालेश्वर शर्मा जी की एक पुस्तक है सुसक झन। सुसक झन का मतलब होता है रो मत। जो सिसकियां कहते हैं हम हिंदी में, उसे सुसक कहते हैं। सुसक झन, झन का मतलब नहीं, रो मत। इसी तरह कुदरी सु, कुदरी सुरताले और तिरिया जन्म, ये महिलाओं के ऊपर लिखा है इन्होंने, पालेश्वर शर्मा जी ने। माखन लाल मिश्र जी लिखते हैं छंद विलास, उन्होंने लिखा। और पिंगल ग्रंथ लिखा है। रेवालाल बाबू ने गीता माधव महाकाव्य लिखा। गंगा लहरी, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा। इसी प्रकार लोचन प्रसाद पांडे जी, जो मुकुटधर पांडे जी के भ्राता हैं, मृग दुख मोचन और कौशल प्रशस्ति रत्नावली उन्होंने लिखा। मुकुटधर पांडे जी ने लिखा है पूजा के फूल, शैलबाला, छायावाद और अन्य निबंध। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में उन्होंने अनुवाद किया। वाह, इसी तरह कालिदास। बहुत सारी महिला साहित्यकार भी हैं, जैसे दीप दुर्गवी हैं, गीता विश्वकर्मा हैं, और बहुत सारे साहित्यकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी में भी अपनी पुस्तक निकाली हुई है। मैम, आपने इतनी सारी छत्तीसगढ़ी साहित्य के विषय में और साहित्यकारों के विषय में, कवियों के विषय में बताया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के अतिरिक्त क्या हिंदी भाषा का कोई भविष्य है? हाँ, हिंदी अभी तक सरकारी कामकाजों में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी हिंदी में ही काम ज्यादा हुआ है। और अभी जो सरकारी काम है उसको भी छत्तीसगढ़ी में, जैसा कि हम बैंक में जाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी हमारा ऑप्शन रहता है, तो छत्तीसगढ़ में अभी हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी का विकल्प होगा हर सरकारी काम में। मतलब आप अब जो है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी एक भाषा का मतलब वैकल्पिक एक माध्यम होगा, लेकिन जी। हिंदी पूर्ण रूप से उसे खत्म नहीं किया जा सकता नहीं, है। हिंदी को कभी भी किसी भी राज्य में, भले ही क्षेत्रीय भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होता है, लेकिन इंग्लिश, और जैसे कि बंगाल है तो बंगाल में बंगाली और इंग्लिश, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ से हिंदी कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी तक के छत्तीसगढ़ी बोली है, हम्म। भाषा में परिवर्तित नहीं है, उसके उसका लिपि नहीं है। तो हिंदी में ही लिखेंगे। छत्तीसगढ़ी को भी अगर लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में ही लिखेंगे। तो हिंदी अच्छा, तो उसकी यहाँ, लिपि हाँ, हिंदी ही रहेगी।
हिंदी ही रहेगी, क्योंकि उसकी बोली है, अपनी भाषा लिपि, अपनी लिपि नहीं है, बोली है, लिपि नहीं नहीं है है। उसकी। हाँ, तब तो यह कहा ही जा सकता है कि हिंदी वहाँ हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी यहाँ। मैम, आपके द्वारा इतनी सारी रचनाएं हुई हैं, कुछ रचनाओं के बारे में मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहूंगी और हम सब सुनना चाहेंगे। आपके द्वारा जो आपको पसंद हो, आ, कुछ रचनाएं, कुछ छंद हम सबों के बीच सुनना चाहेंगे मैं। एक कुंडली छंद रखती हूँ, माँ वीणा पाणी को समर्पित। विमला वीणा धारिणी, दो हमको वरदान, विद्या के भंडार से मिले सदा ही ज्ञान, मिले सदा ही ज्ञान, ज्ञान दो माँ कल्याणी, सच्ची अपनी राह बसे मुख मीठी वाणी, वाहन तेरा हंस, वाहन तेरा हंस, पुष्प पद धारो कमला, जले ज्ञान का दीप, दूर हो तम माँ विमला, जले ज्ञान का दीप, दूर हो तम माँ विमला। इसी तरह एक और कुंडली रखती हूँ कि आंगन गोबर लीपना, चौरा रखना बीज, आंगन गोबर लीपना, चौरा रखना बीज, सुबह सुबह जलधार से तुलसी देना सींच, तुलसी देना सींच, सूर्य को अर्पण करना, सजा आरती थाल, दीप तुम साजे धरना, दीप धूप की गंध, दीप धूप की गंध बसे हो तेरे प्रांगण, धन से हो परिपूर्ण, भरे खुशियों से आंगन, धन से हो परिपूर्ण, भरे खुशियों से आंगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। आ, मैम, आपकी ये जो छंद है, और भी कुछ सुनाइए मैम। एक छत्तीसगढ़ी में कुंडली रखती हूँ। बिल्कुल। ये मैं उस समय लिखी थी जब कोरोना काल चल रहा था, तब मैं छंद का ज्ञान ली, क्योंकि उसके पहले मैं नई कविताएं लिखती थी, किंतु कोरोना काल में ऑनलाइन हम लोगों ने छंद का ज्ञान लिया। बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए थे, आदरणीय ननकी गुरु जी हैं जिन्होंने हमें छंद का ज्ञान दिया, और छंद गुरु भी बनाया कि 2-3 साल तक मैं पटल पे ही छंद सिखाती रही। तो कुछ छत्तीसगढ़ी में छंद लिखा है मैंने। तो जो मजदूर थे वो अपने काम धंधे से विमुख हो चुके थे उस समय, और बहुत ही मुश्किल से जीवन यापन कर रहे थे। तो उस समय जो बांस से झाड़ू टुकनी वगैरह बनाते हैं, टोकरी वगैरह, उन लोगों के लिए मैंने ये छंद लिखा था कि टुकनी दौरी बेच के जिंदगी ले थनकार, टुकनी दौरी बेच के जिंदगी ले थनकार, मिले नून मिर्चा तभो खाथन सब जन बार, खाथन सब जन बाट बाट के पसिया पीथन, कुरिया हावै छोड़ लीम के छैया जीथन, पेज रांध के राख, पेज रांध के राख, नीम नून के दे दे बुकनी, संझा आही साग जभे बेचाही टुकनी, संझा आही साग जभे बेचाही टुकनी। इसी तरह एक कुंडली और सुनाती हूँ।
कुछ गीत भी बाद में सुनाऊंगी, जैसे ही आपकी आज्ञा होगी, बेटियों के लिए। बिल्कुल। प्यारी प्यारी बेटियां घर की होती शान, रखे बना के वे सदा दोनों कुल का मान। दोनों कुल का मान सुता है बनकर जीती, करते कन्यादान सदा की, करते कन्यादान सदा की है यह रीति। पुत्र सुता में भेद, पुत्र सुता में भेद करे क्यों दुनिया सारी। बढ़ती हैं हर क्षेत्र बेटियां सबसे प्यारी। बढ़ती हैं हर क्षेत्र बेटियां सबसे प्यारी। वाह, काफी शानदार, बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, और बेटियों के ऊपर है। यह तो कहा ही जा सकता है, बेटियां एक घर से नहीं, वो दो घरों को, आ, दो घरों के लिए सम्मान का रूप होती है। मैं फेसबुक के माध्यम से सभी जुड़े हुए सभी सम्मानित श्रोता सदस्य से आग्रह करूंगी कि आप सभी अपनी प्रतिक्रिया दें। मैम के द्वारा इतनी सुंदर छंद, इतनी सुंदर कविताएं, आ, म, बिल्कुल से मन को मुग्ध कर ले रही है। आ, अब मैं मैम आगे कुछ और भी मन में विचार आ रहे हैं, उनको भी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। जरूर जरूर। मैम, आपने जो समाज शास्त्र विषय में मास्टर्स किया है, तो फिर ये हिंदी साहित्य में आप जो आई हैं, इससे कैसे मतलब आपको लाभ मिला? आप अभी हिंदी में लिख रही हैं। समाज सेवा मुझे अपने पिताश्री से मैं प्रेरित हूँ। मेरे पिताजी नौकरी में थे, किंतु पहले के जमाने में बहुत कम तनख्वाह हुआ करती थी। मगर मेरे पिताजी, हम 8 भाई बहन हैं, हम आठों को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया। और जितना पढ़ सकते थे, उस जमाने की बात है, 1963 मेरा जन्म है, मेरे से 2 बड़े और भाई बहन हैं। और सबको उन्होंने पढ़ाया। और उस जमाने में हमारे समाज में लड़कियां ज्यादा पढ़ा नहीं करती थी, किंतु उन्होंने पढ़ाया। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी ने नौकरी की और अभी हम्म। रिटायर होना शुरू हो गए हैं सब। अगर मैं नौकरी करती रहती तो मुझे भी 2-3 महीने में रिटायरमेंट मिल जाता। तो मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे विचारधारा के थे, और उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाया और सभी को जॉब करने की छूट मिली। और जितनी मेरी भाभियां आई, 4 भाभियां, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, नौकरी पेशा हैं। तो एक शिक्षित परिवार से मैं थी, और एक शिक्षित परिवार में ही मैं गई। शादी के बाद में वो भी शिक्षित परिवार है, वहाँ भी कॉलेज में प्रोफेसर, जज, सारी बेटियां इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे जॉब में हैं। तो समाज शास्त्र का जो विषय मैंने लेके पढ़ा, वो मेरे पिताजी से मैंने सीखा था कि हम कम पैसे में भी कैसे अपने घर को चला सकते हैं, और कैसे दूसरों का हेल्प भी कर सकते हैं। तो वो मैं बचपन से ही देखती रही। मेरी माँ भी, एक कोई गरीब भी आता था, जैसे लकड़हारा ही लकड़ी देने आता, तो उसको बिना भोजन कराए जाने नहीं देती थी। तो वो सब मेरे माता और पिताजी से मैंने बचपन से ही सीखा। और समाज शास्त्र में एमए करने के बाद जो हिंदी के क्षेत्र में मैं आई हूँ, तो हिंदी भी मेरा विषय रहा है, जो ग्रेजुएशन में था, साहित्य हिंदी। तो वहां से भी मुझे कविता लिखने का तो शौक था ही। तो कुछ कुछ इधर इस तरह से भी लेख और कहानी वगैरह, छोटी छोटी कहानियां, उस समय बाल पैकेट बुक्स वगैरह आते थे उस जमाने में। तो वो मैं पढ़ती थी, वहां से भी प्रेरित हुई होती थी कि इस तरह की कहानियां मैं भी लिख सकती हूँ। तो भले ही समाज शास्त्र में मैंने एमए किया, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि गांव की महिलाएं और समाज को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हिंदी का ग्रेजुएशन है, मैंने हिंदी में भी किया। तो वहां से हिंदी का भी मुझे बहुत लाभ मिला है।
बिल्कुल मैम, आपकी जो यह यात्रा है काफी रोमांचित रही होगी। बहुत संघर्ष, और यह जो एक बात कही जाती है कि बेटियां हमेशा अपने पिता के करीब होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके प्रेरणा स्रोत जो है आपके पिताजी ही रहे हैं। जी। अक्सर ये बेटियों के साथ बेटियों होता के ही साथ। है। अ, क्योंकि जैसा दिखता है कि माँ माँ से बेटे करीब होते हैं, और बेटियां जो है अपने पिता से करीब पिताजी। होती है। बिल्कुल सही माँ कहा। से बिल्कुल। आ, माँ से कुछ बातें वह छुपा भी ले, लेकिन पिता से वह उसको भी आ, साझा करती है। सही। और यह एक मतलब आपने भी बताया तो यह बिल्कुल से सही दिख रहा है। आ, मैम, एक आपकी जो कहानियां हैं, ये कहानियां किस विषय विशेष पे आधारित होती है? आपकी ज्यादातर कहानियां मतलब कोई भी एक विषय विशेष है, या ऐसे मतलब कहानियां, ऐसे भी बहुत सारी कहानियां आपने लिखी होंगी। हाँ, जो मेरी कहानियां है वो लघु कथा पे ज्यादा के हैं। और जो बड़ी कहानियां हैं उसे मैं अभी मार्जिन पे रखी हूँ। मेरी जो कहानियां हैं या तो फिर वो पर्यावरण से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, या नारी के उन अनछुए पहलुओं पर है जिन्हें वो नारियां बयान नहीं कर पाती हैं, या एक संवेदनशील विषय को लेकर मैंने लघु कथा लिखी है, अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम सभी सुनना चाहेंगे। एक लघु कथा है, बहुत छोटी सी कहानी है और संवेदनशील है। सुनिएगा लघु कथा। आज फुलवा का मन स्कूल में नहीं लग रहा था। घर जाकर काम करने की चिंता सता रही थी। समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो अम्मा मारेगी। स्कूल में भोजनावकाश में भोजन करते ही वह चुपचाप अपना बस्ता लेकर घर की तरफ होली। सरकारी स्कूल में पढ़ने उसे सिर्फ इसलिए भेजा जाता था ताकि उसे एक वक्त का भोजन मिल सके। घर पर कदम रखते ही अम्मा चिल्ला उठी, अरे करमजली, खुद तो ठूस आई, अब हमारे लिए भी कुछ बना दे। अम्मा की आवाज सुनते ही डर के मारे फुलवा खाना पकाने में जुट गई। फिर बर्तन धोना, कपड़े धोना और भी घर के सारे काम करके रात में जब सोने गई तो थक चुकी थी। स्कूल का गृह कार्य करने बैठी तभी उसका मन उदास हो गया। छोटी सी उम्र में उसे इतना काम करना पड़ता है और डांट मार भी खानी पड़ती है। दुखी फुलवा भगवान को चिट्ठी लिखने बैठ गई। हे भगवान जी, आप मेरी अम्मा को वापस भेज दो। ये वाली अम्मा बहुत मारती है। कहानी खत्म होती है यहीं पर। वाह, ये तो सही में मैम मतलब काफी आत्मा को झंझोर देने वाली कहानी है। बिल्कुल इसी तरह से, सरकारी। हाँ। हाँ, इसी तरह एक कहानी और, छोटी छोटी कहानियां लघु कथा जिसे कहते हैं। बिल्कुल। अनीता हर दिन अपने बेटे राहुल को बाग में घुमाने ले जाती थी। जहाँ सारे बच्चे टीवी से चिपके रहते, वहीं अनीता कुछ समय राहुल को बाग में ले जाकर प्राकृतिक चीजों के बारे में बताती। पेड़ पौधों को राहुल को दिखाती और बताती, यह देखो राहुल, पीपल का पेड़ है। इस पेड़ से हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी पूजा करने को इसीलिए महत्व दिया गया है। यह देखो आम का पेड़, इसकी पत्तियों को मसल कर देखो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और राहुल पत्तियों को मसल कर सूंघने लगता है। इसी तरह अनीता हर दिन नए नए पेड़ पौधों के बारे में बताती, पक्षियों के बारे में बताती। राहुल को भी बहुत मजा आता। प्राय सभी पेड़ पौधों की जानकारी राहुल को हो चुकी थी। 5वीं कक्षा में राहुल के सभी शिक्षक राहुल से प्रसन्न रहते थे।
राहुल का मधुर व्यवहार और पेड़ पौधों की लगन ने राहुल को स्कूल में प्रसिद्ध कर दिया था। फाइल बना ली थी, सारी जानकारी उसमें लिखी हुई थी। एक दिन राहुल स्कूल से आते ही अनीता से कहा, मम्मी, मुझे बहुत सारे गमले चाहिए। हाँ, पर बहुत सारे गमलों का तुम क्या करोगे? अनीता ने विस्मित होकर पूछा। राहुल ने कहा, मम्मी जानती हो, आज स्कूल में मैडम ने कहा है कि बड़े बड़े पेड़ों को काट कर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जंगलों को भी स्वार्थवश काटा जा रहा है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है और वर्षा में भी कमी आती जा रही है। और यह भी कहा है मम्मी कि शहरों में अब पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब देखना, पेड़ों की जगह सिर्फ बड़े बड़े फ्लैट दिखाई देंगे। राहुल एक सांस में सारी बातें कह गया, फिर थोड़ा रुककर बोला, इसीलिए मैं बहुत सारे को पौधों को गमलों में लगाऊंगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कहीं कहीं ये पेड़ रहे ना रहे, मेरे गमलों में तो रहेंगे। और मम्मी, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को कैसे दिखा पाऊंगा पीपल, आम और अमरूद के पेड़ कैसे होते हैं? राहुल की बात सुनकर अनीता हंस पड़ी, मगर राहुल ने बड़ी मासूमियत से कड़वी सच्चाई का बोध करा दिया और अनीता पेड़ों के संरक्षण पर काम करने की ठान ली। सही में धन्यवाद। मैम, पर्यावरण मतलब आज के समय में जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों को हमें संजो के रखना है कि हमारी भावी पीढ़ी इन चीजों को देख सके, इस पे आपकी कहानियां आधारित होती हैं। बहुत ही अच्छी कहानी थी, बहुत ही अच्छी लघु कथा थी ये। धन्यवाद। मैम, और भी हम लोग महिलाओं से संबंधित नारी उत्थान के लिए होगी, तो वो भी रचना हम सुनना चाहेंगे मैम। जी, नारी पर कविता सुनाऊं? बिल्कुल मैम। एक वेदना सुनाती हूँ पहले। एक वेदना सुनाती हूँ, मेरी रचना है आंसू। उसके बाद में फिर मैं छत्तीसगढ़ी में भी आपको गीत सुना दूंगी। मैं गाती तो बिल्कुल। नहीं हूँ, पढ़ लूंगी उसे। आज रचूं मैं गीत नया फिर, अंतर मन को खोल। आज रचूं मैं गीत नया फिर, अंतर मन को खोल। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोल। आज रचूं मैं गीत नया फिर, अंतर मन को खोल। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोल। खुद मैंने ही बंद किया था पीड़ाओं का द्वार। खुद मैंने ही बंद किया था पीड़ाओं का द्वार। आज निकल कर स्वयं चली है बनी लेखनी धार। हंसी उड़ाई कुछ ने उनकी, हंसी उड़ाई कुछ ने उसकी, कुछ ने समझे मोल। आज रचूं मैं गीत नया फिर, अंतर मन को खोल। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोल। संकोची है कुछ पीड़ाएं छुपी रगों के साथ। संकोची है कुछ पीड़ाएं छुपी रगों के साथ। अंदर अंदर बहती जाती, आए कभी न हाथ। कहती मुझसे कुंठाओं के, कहती मुझसे कुंठाओं के आगे हमें न तोल। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा,
आज रही है बोर, बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोर। अंतिम पद है कि सिसक सिसक कर पीड़ा कहती, बहुत रखा है धीर। सिसक सिसक कर पीड़ा कहती, बहुत रखा है धीर। कौन किया परवाह यहाँ पर, किसने समझी पीर। रहने दो हमको अंतस में, रहने दो हमको अंतस में, आंसू में मत तोड़। आज रचूं मैं गीत नया फिर, अंतर मन को फोड़। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोर। बंद पड़ी थी कब से पीड़ा, आज रही है बोल। वाह, बहुत ही सुंदर कविता मैम, बहुत ही मार्मिक कविता है। धन्यवाद मैडम। आ, अब से मैं आपने कहा यहाँ जी। पे फेसबुक से जुड़े हुए सभी सम्मानित गुरुजनों और सम्मानित श्रोताओं से आग्रह होगा कि वो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे। और आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है, जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबों को नमन है, स्वागत है। मैम के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, आप सबों के समक्ष रखना चाहूंगी कि मैम को साहित्य एवं समाज सेवा के लिए बहुत सारे स्थानों में सम्मानित भी किया गया है, जिसमें से थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। उन्हें हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया गया है जेएमडी पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा। उन्हें सरिता कवयित्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें साहित्याचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया है न्यू रीतम्बरा साहित्य मंच के द्वारा। उन्हें गौरव सम्मान लॉयंस क्लब कोरबा के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में प्रयागराज, हरिद्वार, माउंट आबू, ऋषिकेश तथा अन्य स्थानों पर भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मैम को साहित्य भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मैम को साक्षी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। एवं नई पीढ़ी की आवाज द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में भी आजीविका प्रबंधन सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मैम इतने जगह सम्मानित हुई हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, जिसके द्वारा आप इस इतने सम्मान से सम्मानित की गई है, क्योंकि आपकी रचनाओं में इतनी दर्द है, वह लोगों को पता चलता है कि जो भी चीजें हैं वह व्यक्तियों के जीवन में यह घटित हुई है। वो वो जब इन कथाओं को, साहित्य को पढ़ते हैं, इन छंदों को, इन कविताओं को पढ़ते हैं, तो उन्हें यह ऐसा अनुभव होता है कि सही में यह घटित हुई है। वो उसके दर्द को समझते हैं। तो मैं फिर से मैम के समक्ष आती हूँ और मैम से आग्रह होगा कि मैम कुछ और सुनाए हम सबों को अपने जी। छंद से, अपनी कविताओं से। नारियों के लिए एक मैंने छत्तीसगढ़ी में गीत लिखा है जो सरसी छंद पे है कि नारी अंतस पीरा रही थे, औ महुआ मुस्कान। नारी अंतस पीरा रही थे, औ महुआ मुस्कान। अग्नि परीक्षा देथे संगी, तब पाथे सम्मान। सीता माता बने सुवारी, कहाँ मिले हे राम। कतको जिला हेर रखे है, नहीं मिलते जी नाम। मया पीड़ित के गागर नारी, मत समझो सामान। अग्नि परीक्षा देथे संगी, तब पाथे सम्मान।
जन्म जन्म के भोग्या बनके, बने दुआरी लाज, मुखमा ताला कूची हावे। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि ताला कूची का मतलब होता है चाबी और ताला, है ना। ताला का मतलब तो ताला ही है, कूची का मतलब होता है चाबी। मुखमा ताला कूची हावे, सदा लुकावे राज, किंजर किंजर चारों मुहता, राखे सबके ध्यान, अग्नि परीक्षा देथे संगी, तब पाथे सम्मान। कि घर के धूरी नारी रहते, बिन नारी घर सून, लक्ष्मी दाई कृपा करथे, नारी पाथे पुण्य। तुलसी बिरुवा नारी समझो, तुलसी बिरुवा नारी समझो, घर अंगना के शान, अग्नि परीक्षा देथे संगी, तब पाथे सम्मान। नारी अंतस पीरा रही थे, औ मुहमा मुस्कान। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना मैम, समझ बहुत में आ सुंदर रहा रचना। होगा आपको छत्तीसगढ़ी भाषा। आ, मैम छत्तीसगढ़ी भाषा तो मुझे नहीं आती है, लेकिन आपने जिस तरह से पढ़ा है वो समझ में आ रही है, क्योंकि जो एक दर्द है, वो दर्द किसी भी भाषा में हो लेकिन वो समझ में आ ही जाती है। कुछ शब्द भले ही ना समझ में आए, जिसको आपने समझाया भी है, तो यह सही में कहा जाता है, नारी सम्मान तभी पाती है जब तक वो अग्नि परीक्षा ना दे। देखिए, बिना कष्ट और बिना अग्नि परीक्षा के वो कभी भी सम्मान नहीं पाती है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी रचना मैम। अ, मैम एक अ, सवाल है, जो कि आज का यह जो मंच है वो शब्द वीणा का मंच है। तो मैम, बतौर शब्द वीणा की छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, तो आपकी भावी योजनाएं शब्द वीणा के लिए क्या है? शब्द वीणा जो पटल है, अ, हाँ। वो बहुत ही खूबसूरत प्रियदर्शिनी जी ने सजाया हुआ है। और मुझे खेद है कि अभी तक छत्तीसगढ़ की ओर से हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं रख पाए हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में हम जरूर ही कुछ नहीं तो कम से कम ऑनलाइन कार्यक्रम करने की रूपरेखा जरूर तैयार करेंगे। और ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी प्रदेशों से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे लोगों को, ताकि लोग हमें सुने और हम लोगों को सुन सके कि क्या लिख रहे हैं, और किस तरह की भाषा शैली वहाँ है, और छत्तीसगढ़ में किस तरह की है। तो हम सब पूरे राज्य के जितने साहित्यकार हैं एक दूसरे से परिचय हो सके। और प्रियदर्शनी जी तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, जिसे मैं सुनती रहती हूँ। किंतु छत्तीसगढ़ की ओर से हम कार्यक्रम जरूर करेंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल मैम, आपने ऐसा कहा तो जरूर आगे बहुत ही उज्जवल भविष्य होना है। और अगर आपका साथ है तो सही में ये शब्द वीणा का मंच हमेशा आगे बढ़ेगा। अम, मैडम, जाते जाते एक अपनी नई कविता जरूर सुनाऊंगी। आप जो भी पूछना है जरूर पूछें, लेकिन अंत में 2 मिनट की एक कविता है जिसे मैं सुनाना जरूर चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम सुनना चाहेंगे मैम, आप जरूर सुनाइए। जी। जी धन्यवाद। एक जैसे एक सार्थक यथार्थ चित्रण मैं रखती हूँ हमेशा नई कविता में, जो मेरी प्रमुख विधा है। छंद तो लिखती ही रहती हूँ, लेकिन नई कविता में मेरा ज्यादा रुझान है, मेरी रुचि है। तो कहीं भी भूमिका नहीं बताती हूँ और सीधे अपनी रचना पढ़ूंगी, तो जिससे आपको लगेगा कि हाँ, क्या लिखा हुआ है। कि बिल्कुल। रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, फिर भी वह जगह बना लेती है। रेलगाड़ी के डिब्बे में खचाखच भरी हुई भीड़, फिर भी वह जगह बना लेती है। गालों में लाली, हाथों में थाली, आंखों में मोटे मोटे काजल, थामे माँ का आंचल, वह करतब दिखाती है, गीत गुनगुनाती है, चंद पैसों के लिए हाथ फैलाती है। 3 बरस की बालिका हमें जिंदगी का मतलब बताती है। 3 बरस की बालिका हमें जिंदगी का मतलब बताती है। उसी डिब्बे में एक छोटा बालक, उसी डिब्बे में एक छोटा बालक अपनी पहनी कमीज उतार कर, उसी डिब्बे में एक छोटा बालक
अपनी पहनी कमीज उतार कर ठिठुरती ठंड में मासूमियत की रजाई ओढ़े, ठिठुरती ठंड में मासूमियत की रजाई ओढ़े झाड़ू लगाता है और चंद पैसों के लिए हाथ फैलाता है, मानो 21वीं सदी को ठेंगा दिखाता है। और हम और हम इंसान होने की मुहर उसकी हथेली पर सिक्का रखकर लगाते हैं, और हम इंसान होने की मुहर उसकी हथेली पर सिक्का रखकर लगाते हैं, या उसे दुत्कार कर अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं, अपने जीवित होने का एहसास दिलाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये तो बिल्कुल यथार्थ है। ये हमेशा देखने को मिलता है। हम सभी लोग यात्रा करते हैं, और यात्रा करने के दौरान ये परिस्थिति हमेशा दिखती है। और ये जो दो बातें आपने कही, या तो सिक्का देते हैं या फिर उन्हें दुत्कारते हैं, यही दो बातें सबके द्वारा की जाती है। बिल्कुल ये सही बात है मैम। आ, धन्यवाद। मैम, अब जो कि समय हो रहा है, और जी। समय को देखते हुए एक अंतिम प्रश्न होगा आपसे मैम, जी। कि आपकी रचनाएं जो पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाले सभी पाठकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं सभी पाठकों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जो देश की परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां हैं, वो रचना अगर साहित्यकार लिखते हैं, उन समस्याओं पे लिखते हैं, प्रेरित करती हुई जो रचनाएं हैं, जो लेख हैं, वो अगर पढ़ें तो साहित्यकार वही लिखेंगे। और जितने भी साहित्यकार हैं, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए और भागम दौड़ की जिंदगी जीने के लिए अगर वो इजुल फिजूल लिखते हैं, तो वो साहित्यकार मैं उन्हें नहीं मानती हूँ। और पाठक तो बहुत ही सटीक बातों पर विचार विमर्श भी देते हैं। तो ऐसे पाठक हैं जो मेरी रचनाओं को तो बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यथार्थ चित्रण होते हैं मेरे रचनाओं पे। और पाठकगण का बहुत बहुत धन्यवाद होता है कि वो हमारी रचनाओं पे प्रतिक्रिया भी दें, तो हमें बिल्कुल। महसूस होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। ये लेखकों बात को सही। समीक्षा जरूर होनी चाहिए उसकी, बिल्कुल और सही समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये एक साहित्यकार के लिए यह हमेशा ही आवश्यक होता है कि उनके पाठकों के द्वारा उनकी समीक्षा की जाए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें क्या करना है, और क्या मतलब बेहतर कर सकते हैं। और वो समीक्षा हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। नकारात्मकता कहीं नहीं होनी चाहिए उस पे। अम, इसी तो इसी अब दौर पे हम। हम लोगों ने रायगढ़ में एक कार्यक्रम चलाया है कि जो पुराने साहित्यकार हैं उनका मेल नए जो युवा साहित्यकार हैं उनसे हो, ताकि पुराने क्या गहराई में लिखे और नए साहित्यकार किस दिशा में जा रहे हैं, इनका समन्वय एक जगह हो। तो काव्य वाटिका नामक एक हम संस्था चलाते हैं, जिसमें एक वरिष्ठ साहित्यकार का सम्मान करते हैं, और हम्म, जितने युवा साहित्यकार हैं सबका मेल होता है, और एक दूसरे को वो भावनाओं को समझते हैं। और दिशाहीन हो रहे हैं अगर युवा कभी, तो उन्हें थोड़ा समझाइश दी जाती है कि किस दिशा में आपको जाना है। और इसमें हमारा प्रयास बहुत ही सफल रहा है। बहुत ही अच्छा ये प्रयास है, क्योंकि जो नया नव साहित्यकार या नव कवि होते हैं, वो बस अपने पाठकों को बढ़ाने के लिए, या उन्हें लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, तो हाँ उन्हें खुश करने के लिए उस राह को पकड़ते हैं। उनका मार्गदर्शन करना हमेशा ही जी। जरूरी होता है। जी। तो यह बहुत अच्छा कार्य कर रही है मैम। अब हमारे इस भेद वार्ता के अंतिम पड़ाव पर मैं दो शब्दों के साथ, दो लाइनों के साथ इसे समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगी। अ, शब्द विचार कभी खत्म नहीं होते, मन की गहराइयों से बहते रहते हैं। आज की यह भेंट वार्ता सत्यम शिवम सुंदरम, संध्या का समापन यही करते हैं। पर भावनाएं और विचार सदैव जीवंत रहती है, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। आज का यह भेंट वार्ता की यह संध्या जरूर समाप्त होगी, लेकिन यह हमेशा चलती रहेगी। आप सभी
श्रोता जो इतने संयम रख करके अभी तक जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने इस संध्या को सार्थक बनाया है। तो अब मैं सभी श्रोता और हमारे अतिथि साहित्यकार को आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी श्रोता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका भी और प्रियदर्शनी मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आप लोगों ने सुना, और जितने भी दर्शक मुझे सुने हों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है।